अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स की बनावट कैसी हुई है। क्रोमोसोम को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो अपेयर होते हैं ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स अपेयर होते हैं। इसकी कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर डीएनए 40% पाया जाता है, प्रोटीन 60% पाई जाती है। इसके साथ साथ आरएनए की भी आरएनए की अमाउंट भी इसके अंदर कुछ एग्जिस्ट करती है। उसकी रीज़न ये है कि आरएनए भी जो है ना क्रोमोसोम्स के अंदर ही सिंथेसाइज होती है। आम इंसानी ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो एक इंसानी क्रोमोसोम्स के पास जो है ना वो 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स इसके डीएनए में एग्जिस्ट करते हैं। कितने एग्जिस्ट करते हैं? इंसानी डीएनए के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली जिस तरह से अगर प्रोटीन में देखा जाए तो उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है प्रोटीन का वो अमाइनो एसिड है। इसी तरह डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ना वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। दूसरे लफ्जों में हम लोग ये कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए भी आ जाता है और आरएनए भी आ जाता है। कौन सा स्ट्रक्चरल यूनिट है डीएनए का? न्यूक्लियोटाइड्स। कौन सा स्ट्रक्चरल यूनिट है डीएनए का? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अगर तो हर न्यूक्लियोटाइड किसके बराबर हो? एक लफ्ज के बराबर। अगर हर न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड के बराबर हो और हर पेज पर 500 वर्ड्स मौजूद हो। क्या मौजूद हो? हर पेज पर 500 अल्फाज मौजूद हो। तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि अगर हम लोग एक क्रोमोसोम्स के हवाले से देखें तो जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना किस पर? एक क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो वो कंटेन फिल करती है 280 प्रिंटेड बुक्स। ये किसकी बात कर रही हूँ? एक क्रोमोसोम्स के हवाले से। किसकी बात कर रही हूँ? एक क्रोमोसोम्स के हवाले से अगर देखा जाए कितनी इसके पास इंफॉर्मेशन होती है तो उसकी उसमें 280 प्रिंटेड बुक्स और ऐसी बुक्स जिसके पास 1000 पेजेस हो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंसानी के अंदर क्रोमोसोम जो कि जिसकी तादाद है 46, तो कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये तो मैंने फिलहाल आपको एक इमेजिनेशन बताई है एक क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। और 46 क्रोमोसोम्स में कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, ठीक है। अब देखिए जी मजीद ये कि ये जो डीएनए है ना का स्ट्रैंड ना फॉर्म अ सिंगल क्रोमोसोम। ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जो है ना क्रोमोसोम से लीड करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन कर लेता है। तो जिसकी जो लेंथ हो सकती है ना वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है। कितनी हो सकती है? 5 सेंटीमीटर जो है ना वो लंबा जो है ना वो एग्जिस्ट करता है एक सिंगल क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए का स्ट्रैंड 5 सेंटीमीटर। तो ये कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है कि इतने सिर्फ एक ही अभी मैंने बात बताई है तो 46 क्रोमोसोम जो है ना वो किस तरह से जो है ना सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, इन अदर वर्ड्स न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है? तो ये जो डीएनए ना क्वाइल्ड फॉर्म इन द सेल। डीएनए जो होता है वो एक क्वाइल्ड फॉर्म के अंदर जो है ना वो सेल के अंदर पाया जाता है। तो देखिए क्वाइल्ड होता है तो देन ही जो है ना छोटी सी स्पेस के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। डीएनए फाइबर होते हैं जो कि क्वाइल करते हैं इसको बहुत ज्यादा टाइटली। ये देखिए ये बेसिकली आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं अब डिफाइन करती हूँ कि न्यूक्लियोसोम क्या है। न्यूक्लियोसोम को अगर मैं डिफाइन करी हूँ तो ये बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि क्वाइल्ड किया होता है एक कोर में, और ऐसी कोर जिसके पास 8 हिस्टोन प्रोटीन्स है। क्या है? 8 हिस्टोन प्रोटीन है। और हर 200 न्यूक्लियोटाइड्स में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करनी होती है। इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इज कॉइल्ड अराउंड अ कोर। इसने क्या करना होता है? एक कोर के इर्द गिर्द खुद को कॉइल फॉर्म में लाना होता है। अब ये देखिए क्या कह रही हूँ? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, स्ट्रैंडेड डीएनए
इसमें क्वाइल होना है, क्या होना है, क्वाइल होना है एक कोर से, क्वाइल अराउंड अ कोर, और ऐसी कोर जो कि 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, 8 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ने क्वाइल होना है एक कोर में जो कि क्या है 8 हिस्टोन प्रोटीन, और हर 200 जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना होता है, क्या बनाना होता है, एवरी आफ्टर 200 आफ्टर 200 न्यूक्लियोटाइड्स forms a complex। जब 200 न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं तो उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेना था, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये स्ट्रक्चरल यूनिट है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दूसरे लफ्जों में न्यूक्लियोटाइड्स इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। जब 200 न्यूक्लियोटाइड्स आप मिल जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्वाइल है एक कोर के जरिए, किसके जरिए क्वाइल है, एक अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। 8 हिस्टोन प्रोटीन के कोर से डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या है, क्वाइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। ये देखिए ये किसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, किसका स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम लोग हिस्टोन की बात करें ना तो ये क्या है, अबंडेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड, जैसे कि आर्जिनिन और लाइसिन इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, हिस्टोन क्या है, हिस्टोन इज दी प्रोटीन, हिस्टोन क्या है, एक प्रोटीन है, और ऐसी प्रोटीन है जो कि अट्रैक्ट करती है। यानी मजीद आपसे ये डिस्कस करती हूँ, पहले ये बताती चलूँ, हिस्टोन के पास अबंडेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड जिसमें आर्जिनिन और लाइसिन आ जाते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। ये हमेशा जो है ना पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। हिस्टोन इज दी पॉजिटिवली, अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है तो ये हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी और न्यूक्लिक एसिड की जो बाइंडिंग है ना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में हेल्प करेगी। अब इसने क्या करना है, इस प्लस चार्ज प्रोटीन ने, इस हिस्टोन ने अट्रैक्ट करना है नेगेटिवली चार्ज फास्फेट ग्रुप को, और उस नेगेटिवली चार्ज फास्फेट ग्रुप को जो कि किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, डीएनए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस हिस्टोन ने एक्ट करना है एज अ मैग्नेटिक के तौर पर, किसके तौर पर इसने एक्ट करना है, एज अ मैग्नेट, इट एक्ट लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसने अट्रैक्ट करना है डीएनए के नेगेटिव ग्रुप इनके फास्फेट ग्रुप को। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये प्रमोट करेगी और गाइड करेगी कि डीएनए की जो है ना मजीद जो है ना क्वाइलिंग कॉम्प्लेक्स हो सके। अब जो क्रोमैटिन के हवाले से देखते हैं, क्रोमैटिन देखें मजीद क्वाइलिंग होती जाएगी ना तो एक तरह से जो न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग रैप करेगी एक दूसरे के साथ, तो इस तरह से जैसे ये रैपिंग से मजीद रैप होता चला जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि सुपर क्वाइलिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, और उस सुपर क्वाइलिंग से किसकी फॉर्मेशन होती है, क्रोमैटिन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है, मैं मजीद बताती चलूँ। ये देखिए मैंने बताया कि हिस्टोन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है और उस नेगेटिव चार्ज को जो कि डीएनए के फास्फेट ग्रुप के साथ मौजूद है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी, न्यूक्लियो जो डीएनए है वो आपस में उसकी क्वाइलिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। जैसे ही क्वाइलिंग से सुपर क्वाइलिंग होती है तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की मजीद फॉर्मेशन होती है, उसको नाम किसका देते हैं, क्रोमैटिन का नाम देते हैं। सुपर क्वाइलिंग से किसकी फॉर्मेशन होती है, सुपर क्वाइल्स फॉर्म्स क्रोमैटिन, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होती है, क्रोमैटिन की फॉर्मेशन होती है। अब 2 टाइप्स के क्रोमैटिन है, कितने फॉर्म के, 2 टाइप्स के। अब हाइड्रोक्रोमैटिन,
सबसे पहले किसकी बात करते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन की। तो हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, ये हाईली कंडेंस्ड पोर्शन है। क्रोमैटिन का हाईली कंडेंस्ड पोर्शन क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। एक तो ये पोर्शन हो गया। दूसरा क्रोमैटिन का पोर्शन जो है ना वो क्या है, कंडेंस होता है सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान। किस फॉर्म में होता है, जब सेल डिवाइड होना होता है उस फॉर्म में ये जो दूसरा रिमाइनिंग पोर्शन है क्रोमैटिन का वो क्या होता है, कंडेंस होता है। उसको हम लोग ईयू क्रोमैटिन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, ईयू क्रोमैटिन का। अब मैंने बताया, सबसे पहले हाइड्रोक्रोमैटिन को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोक्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन का कंडेंस पोर्शन है, उसको हाइड्रोक्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ जो पोर्शन होता है वो रिमेन के रहता है, कंडेंस्ड रहता है, परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर क्या रहता है, कंडेंस्ड रहता है। और इसके जो डीएनए है वो कभी भी एक्सप्रेस्ड नहीं होते। डीएनए नेवर एक्सप्रेस्ड, डीएनए क्या है, कभी भी जाहिर नहीं होते। जबकि अगर बात करें ईयू क्रोमैटिन के हवाले से, तो डीएनए का जो रिमेनिंग पोर्शन है, डीएनए का जो बकिया पोर्शन है वो क्या हो जाते हैं, वो कंडेंस्ड हो जाता है सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान। किस दौरान, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही इसका जो रिमेनिंग पोर्शन होता है डीएनए का वो कंडेंस्ड होता है, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट पैकेजिंग, क्या कॉम्पैक्ट पैकेजिंग होती है कब, सेल डिवीजन में। इसलिए हमने ईओक्रोमैटिन में देखा कि सिर्फ सिर्फ कहाँ पर डिवाइड कब कंडेंस्ड होगा, सेल डिवीजन में। अब सेल डिवीजन जब नहीं हो रही होती तो इसकी ओपन कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग स्टेज में क्या होता है, इसकी ओपन कन्फिग्रेशन होती है। तो जीन्स क्या हो जाते हैं, इसके एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं। जीन्स आर एक्सप्रेस इन द केस ऑफ ईओक्रोमैटिन, ठीक है। ईओक्रोमैटिन ने कब कंडेंस्ड होना है, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान। और इसने क्या रहना है, परमानेंटली ही कंडेंस्ड रहता है। इसके डीएनए कभी भी इसके जीन्स एक्सप्रेस्ड नहीं होते, इसके जीन्स एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज दी स्ट्रक्चर, जो मैंने बताया कि न्यूक्लियोसोम किस किस से फॉर्मेशन होती है, जब डीएनए और हिस्टोन आपस में मिलते हैं। जब डीएनए और हिस्टोन आपस में मिलते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोसोम मजीद आपस में क्वाइलिंग करते हैं तो सुपर क्वाइलिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। जब सुपर क्वाइलिंग से क्रोमैटिन की फॉर्मेशन होती है। क्रोमैटिन दो टाइप्स के हैं, हेट्रोक्रोमैटिन और ईओक्रोमैटिन। हाइड्रोक्रोमैटिन जो है ना परमानेंटली कंडेंस्ड रहता है, जबकि ये उस वक्त ही कंडेंस होता है जब सेल ने डिवाइड होना होता है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।